हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हेलो स्टूडेंट्स, हाउस यू? बेटा, आप सबको पता है कि हम लोग हमारे 10th के दोनों चैप्टर्स कवर अप कर चुके हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमने ये चैप्टर वापस से पूरे रिवाइज कर लिए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, मेंटीज कर ली, सब चीजें हम लोग इससे रिलेटेड कवर कर चुके हैं। आई नो सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यस और नो स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री का आपका बहुत ही कम सिलेबस आ रहा है, तो उनमें दो ही चैप्टर्स थे, वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यस स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, कुछ पैसेज होगा, कुछ केस होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स करने हैं। तो बेटा, आज के सेशन में हम लोग यही देखेंगे कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हैं क्या? जल्दी से मुझे बता दो यस और नो, क्योंकि आप सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना स्टूडेंट्स, उतने ही हमारे कंसेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्योंकि बेटा, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ऐसे हम कितना भी पढ़ ले, हम दिन रात पढ़ ले थ्योरी, हम दिन में 10 बार रिवाइज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो बेटा, अब अपन ने चैप्टर्स पूरे कवर कर लिए। अब मेजर हमारा क्या एम होना चाहिए कि हम जितना हो सके क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, न्यू क्वेश्चंस करें, जहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिले वहां पे उनकी प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। ओके, यस और नो? बट बिफोर दैट स्टूडेंट, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ आयुषी गुप्ता, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। वैसे बच्चों को पता है हम लोग इतने सारे सेशंस ले रहे हैं, बच्चों ने मेरे बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, बट जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, आज पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके। हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है आपको जो करना है, दैट इज इस चैनल को बेटा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बेटा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये आपको टाइमली नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारी जो सारी चीजें हैं वो टाइमली चैनल पर ही अपडेट होती है। जैसे कब कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, क्या कोई नई सीरीज आने वाली है, तो बेटा ये सारी चीजें आपको चैनल पर ही मिल सकती है। तो जब तक आप इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इनसे आप दूर रहोगे। तो प्लीज बेटा इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल हो। ओके बेटा, ओके। चलिए, उसके बाद आप जब आप सबको पता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और मेरे ख्याल से वो ग्रुप पे एडेड भी है। बेटा, हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वो भी आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बारकोड दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको या तो गूगल लेंस से क्या करें, स्कैन करें और डायरेक्टली आप ग्रुप के लिंक पे जाएंगे तो आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर बच्चों को गूगल लेंस यूज करना नहीं आता है तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली लिंक भी गिवन है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बेटा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पे हम लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन, कौन सी क्लासेस अपकमिंग है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम टाइमली उस पे पोस्ट करते हैं, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये करना है। या तो स्कैन कर लो या फिर डायरेक्टली बेटा लिंक से ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो मेजर टास्क है जो हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको करना है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो, जल्दी से बताओ। और ये सबको करना मैंडेटरी है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। यस स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपको पता है हम लोग एक स्पेशल सीरीज के साथ आने वाले हैं आप लोगों के लिए फॉर टर्म 2 प्रिपरेशंस। आपकी जो टर्म 2 की प्रिपरेशंस है उसको और एक्सेल करने के लिए, उसको और बेनिफिशियल बनाने के लिए बेटा हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वो सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारी भी जो इंफॉर्मेशन है
ये टाइमली अगर आप हमारा चैनल चेक करेंगे, हमारे ग्रुप्स चेक करेंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेंगी। उसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये सारी चीजें बेटा हम टाइमली आपको हमारे ग्रुप्स पे, चैनल्स पे अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज इससे आपको पता चल जाएगा कि सब्सक्राइब करना कितना जरूरी है। तो बेटा इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सारे आपके जो डाउट्स हैं, सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो सब के आंसर्स हम लोग यहाँ पे आपको देंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ आज का जो बेटा अपना सेशन है, उसमें हम मेजरली दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप सबको पता है कि ये दोनों ही चैप्टर हमारे किसके हैं बेटा? टर्म 2 के। टर्म 2 में हमारे 10th केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये दो ही चैप्टर्स आ रहे हैं, दोनों चैप्टर हमने पढ़ लिए। तो आज हम इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चंस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपको पता है होमोलोगस सीरीज तक आ रहा है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट आ रहा है। तो आज हम दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किस टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चंस इन पे बनते हैं और हमें उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करके आंसर करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मेजरली ये दो टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस भी आपने ढंग से कर लिए तो एक आपको बहुत बेसिक आइडिया हो जाएगा, और 10th में जो भी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, आर यू ऑल रेडी? स्टार्ट करें क्या बेटा? ओके, मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स रेडी है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट कोड क्वेश्चन करने से पहले ध्यान जो हमें रखना है वो क्या है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना बच्चों के लिए वो है नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। बेटा कभी भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, प्लीज उसको पूछो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। जिस दिन आपने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, इसका मतलब आप में एक क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। जितना हम लोग ग्रो करेंगे ना, वो ग्रो कब कर पाते हैं? जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जब तक हमारे दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं तो लोग आंसर्स फाइंड करेंगे, तो हम लोग उसके लिए कुछ रिसर्च करेंगे, तो हम लोग ग्रो करेंगे। लेकिन जब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आना बंद हो गए तो इसका मतलब क्या है? जो हमें बता दिया जा रहा है हम उसको रट रहे हैं, तो वहीं पे हमारी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए एक चीज जरूर ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चंस पूछना बंद ना करें। क्वेश्चंस आ रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है बच्चों, जितने क्वेश्चंस आए पूछो, ताकि आपको आंसर मिलेगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कभी भी क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करना है। क्लियर है बच्चों? चलो इसके साथ अपन अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा इसमें है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। हमें क्या करना है? इसको रीड करना है और इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा पैसेज बेस्ड है, इसी में केस भी है, तो इसमें हमें ये पैसेज और केस रीड करना है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस गिवन है, उनके हमें आंसर्स करने हैं। ओके बेटा, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, a series of organic compounds having same functional group with similar or almost identical chemical characteristic in which all the members can be represented by the same general formula, and the consecutive members of the series differ by CH2 group or 14 mass units in the molecular formula is called a homologous series। बहुत सिंपल है बेटा, इसने हमें सिंपली होमोलोगस सीरीज की क्या दी है? डेफिनेशन। क्या बोला है? एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें उनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, ऑलमोस्ट उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंबर्स हैं वो भी क्या है? सेम है, जनरल फॉर्मूला उनका सेम है, बट उसने क्या बोला है कि जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस कितना बता रहा है स्टूडेंट्स? दैट इज CH2, और उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर मास है
उसके बीच का डिफरेंस है 14 यूनिट्स। और उन्होंने बोला है ऐसी सीरीज को हमने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? होमोलोगस सीरीज। क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? होमोलोगस सीरीज। क्लियर है क्या? चलिए एग्जाम्पल देखिए। ऑल द मेंबर्स, क्या बोला है? ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्कोहल फैमिली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। उसने क्या बोला? एल्कोहल फैमिली के जो मेंबर्स हैं सबका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। और n की वैल्यूज हमें कहां से लेनी है स्टूडेंट्स? 1 2 3। 1 से स्टार्ट करनी है, अपन कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो जितने भी एल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं उन सब के लिए जनरल फॉर्मूला कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, और वो कॉमन फॉर्मूला हमें गिवन है। तो इससे अपन पूरी एल्कोहल फैमिली की सीरीज बना सकते हैं। देखो बेटा आगे देखो, द वेरियस मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स। और उस होमोलोगस सीरीज के जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? होमोलोग्स। क्या नाम दिया है? होमोलोग्स। जैसे देखो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मेरी होमोलोगस सीरीज क्या है? एल्कोहल की CnH2n+1OH। अब मैं n को 1 रखूं स्टूडेंट्स तो ये क्या बनेगा? CH। अब देखो n को 1, 2 + 1 CH3OH। अब सेकंड मेंबर क्या बनेगा? C2H5OH। बनेगा क्या बच्चों? ये बनेगा C3H7OH। यस और नो? तो बेटा ये सब क्या है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स है, और इन पर्टिकुलर मेंबर्स को हमने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? होमोलोग्स। यही चीज वो बोलना चाह रहा है। अब देखो उसने क्या बोला है? द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी of the members of homologous series show almost regular variation in ascending and descending the series। अब वो बोल रहा है बेटा जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना वो क्या हो रही है? स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें आती है, डेंसिटी आ गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब में क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, या तो वो इंक्रीज हो सकती है या वो डिक्रीज। देखो बेटा अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां जाऊंगी तो मास कितना डिफरेंस है? 14। यहां से यहां जाऊंगी तो भी 14। अब आप देखो ऊपर से नीचे आप आ रहे हो तो स्लाइटली मासेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो स्लाइटली क्या होंगी? चेंज होगी, बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें बेटा हमने इस पैसेज में पढ़ी। क्लियर है क्या सबको? यस और नो जल्दी से बता दो कि यस मैम हमको सारी चीजें क्लियर है। अगर बेटा आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया तो अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए अपन क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आप जितना इजीली पढ़ोगे ना स्टूडेंट, आंसर फाइंड करना उतना ही इजी होता जाएगा। देखो बेटा क्या बोल रहा है? Which of the following is not a characteristic of members of a homologous series? अब वो क्या बोल रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होमोलोगस सीरीज की नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ी है ना बेटा अभी, तो अब वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इन ऑप्शंस में जो होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करती है। चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ना है, चेक करना है। यस है तो वेरी गुड, नहीं है तो हमें नीचे आ जाना है। अब इसने क्या बोला है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। बेटा वर्ड्स पे जो ध्यान देने वाली चीज है ना वो यही है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो दे पजेस वेरिंग केमिकल प्रॉपर्टी। एक एक पहले एक बार सारे क्वेश्चन ऑप्शंस बेटा अपन को एक एक करके अच्छे से पढ़ लो। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी इन रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल मैनर। उसने बोला है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है रेगुलर और प्रिडिक्टेबल मैनर में क्या होती है? वेरी करती है। सही है। देयर फॉर्मूला फिट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस, उनका जो फॉर्मूला होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी सही है। एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा चीज वही है, उसने क्या बोला? जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। यस, अपन ने बोला है कि जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स है
उनमें डिफरेंस किसका है, CH2 ग्रुप, दैट इज 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब इसने बोला है दे possess varying chemical property। क्या बेटा ये बात सही है क्या? क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी करती है? नहीं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती है, क्योंकि बेटा आप देखते हैं उन सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, वो एक ही मेंबर के क्या है, सीरीज है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा सेम रहती है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो सारे ऑप्शंस पढ़ना, ऐसा नहीं पहला देखते ही फटाफट से टिक कर दिया, नहीं, अगर वो मिल भी गया आंसर तो भी बेटा आप सारे ऑप्शंस चेक करें। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, all the members of homologous series of alkynes have the general formula। अब उसने क्या बोला है, जितने भी मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज के, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में हमने एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी की है, और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज CnH2n-2। क्या होता है स्टूडेंट्स? CnH2n-2। ये किसका जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स बताइए? दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस, एंड दिस इज नथिंग। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो आपको पता है अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें तो अगर एल्काइन सीरीज को बिलोंग कर रहा है तो सबका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2। जैसे अपन बना के भी देख सकते हैं, इसका पहला मेंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, कौन बताएगा मुझे? C2H2, यस और नो? अब इसने बोला है इसकी होमोलोगस सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा, C3H5। CH2 का डिफरेंस है क्या स्टूडेंट्स बता दो? C3H4, सॉरी क्या हो जाएगा, C3H4, ये क्या हो जाएगा, C4H6, होगा या नहीं होगा? तो सब में देखो बेटा डिफरेंस किसका है, CH2 ग्रुप का, और सबका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। तो इस तरीके से अपन कोई भी होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर सकते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि सबका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज कॉमन। बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब वो पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए एक एक ऑप्शन चेक करिए। पहले ए देखिए, अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, दिस इज करेक्ट। हमने देखा है अगर डिफरेंट मेंबर्स है होमोलोगस सीरीज के तो सब में फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। सेकंड है, two consecutive members of a homologous series differ by CH3 group। देखो बेटा उसने बोला है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस रहेगा CH3 ग्रुप। क्या ये सही है क्या? नहीं, हमने देखा है डिफरेंस रहता है CH2। तो अभी तक तो हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर है, बट इसके बाद भी बेटा हमें दोनों ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आंसर मार्क किया और छोड़ दिया। क्लियर है? चलिए उसने बोला है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इन द सीरीज डिफर बाय 14 AMU फ्रॉम दैट ऑफ इट्स नेबर। सही है, हमने देखा था सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है दैट इज 14 AMU, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। लास्ट देखते हैं, द ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव कॉमन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये भी बेटा सही है, हमने देखा है जो सारे मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमेशा एक कॉमन और एक जनरल मेथड रहता है, वो कभी भी वेरी नहीं करता। तो कौन सी चीज इनकरेक्ट हुई कि जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस इसने क्या बोला है, दैट इज CH3, जबकि वो गलत है। डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, CH2 ग्रुप। सो ये चीज हमारी क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई।
क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ा है और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में सारी चीजें पता है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपके लिए कोई खास चीज नहीं है। आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो जल्दी से बता दीजिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं वापस। अब है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलिए अब वापस हमें पैसेज रीड करना है और इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए, when element exist in 2 or more different forms in the same physical state, then these different forms are called allotropes। देखो बेटा क्या बोल रहा है कि जो हमारा एलिमेंट अगर एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एक एलिमेंट स्टूडेंट्स अगर मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स। और उस फिनोमिनन को क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? एलोट्रॉपी। पढ़ा है ना स्टूडेंट्स एलोट्रॉपी क्या होती है? अगर कोई भी एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, देन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रॉपी, और उन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हो? एलोट्रॉप्स। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, एलोट्रॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो कहना चाह रहा है कि एलोट्रॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमेशा सिमिलर होती है स्टूडेंट्स, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती है। बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अपन ने पढ़ा है बेटा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर क्यों होंगी? क्योंकि वो एक सिंगल और सिमिलर एलिमेंट से बने। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो सब कार्बन से ही बने, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्योंकि एलिमेंट सेम है। बट बेटा उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो अरेंजमेंट है, वो चीज क्या कर रही है? वेरी कर रही है। दैट्स वाई उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो क्या करती है? वेरी करती है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलोट्रॉपी में वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस फॉर्म। कार्बन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन में भी और अमोर्फस। अब बच्चों का डाउट होता है मैम क्रिस्टलाइन क्या है, अमोर्फस? क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है? बट जब कार्बन के एटम्स एक डेफिनाइट पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं बेटा, एक प्रॉपर पैटर्न में एटम्स अरेंज है, जैसे अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल शेप में, हेक्सागोनल शेप में, तो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन। बट अगर पार्टिकल्स क्या है, जैसे अपन इसमें देखते हैं पार्टिकल, देखो बेटा यहाँ पे अगर अपन देखें तो पार्टिकल्स क्या है मेरे? रैंडमली अरेंज है, यस और नो? कोई फिक्स शेप नहीं है, तो दैट इज अमॉर्फस फॉर्म। तो अपने जो पोल होते हैं, चार पोल होते हैं, इन सब में क्या है? अमॉर्फस, क्योंकि कोई रैंडम अरेंजमेंट है, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर अपन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करें तो कार्बन के 3 मेजर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। कार्बन के 3 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं बेटा, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इसमें क्या होता है? एक रेगुलर पैटर्न है, एक प्रॉपर पैटर्न है, पता है ना? डायमंड को टेट्राहेड्रल में करते हैं, ग्रेफाइट को अपन हेक्सागोनल शीट्स में करते हैं, और फुलरीन का बकी बॉल। यस और नो? चलिए डायमंड की बात करें तो डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। बेटा डायमंड क्या है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ज्यादा क्या करता है? शाइन करता है। इट इज दी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। और डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, पता है ना? और दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू कट ग्लासेस आल्सो। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मार्बल, ग्रेनाइट एंड ग्लास। हार्डेस्ट होने की वजह से बच्चों ये इन सब में कटिंग पर्पस में भी यूज आता है। देखिए ग्रेफाइट इज ए ग्रेश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है? ग्रेश ब्लैक एंड ओपेक, और ओपेक होता है, लाइट पास नहीं होती। देखा है ना पेंसिल की लेड, दैट इज ग्रेफाइट। It is lighter than diamond, that is, it has lower density.
जो ग्रेफाइट होता है वो डायमंड के कंपैरिजन में लाइटर होता है, इस वजह से अपन बोलते हैं ग्रेफाइट की डेंसिटी डायमंड से क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर हैविंग हेक्सागोनल लेयर्स। अपन हेक्सागन की लेयर्स बनाते हैं और एक के ऊपर एक प्लेस कर देते हैं, तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्म होता है। और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है और इसकी वजह से ये काफी क्या होता है, सॉफ्ट होता है टच में। एंड इट इज द रीजन दैट ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। फ्रिक्शन रिड्यूस करने में भी अपन इसको यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इजीली क्या हो जाती है, स्लाइड कर जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है ग्रेफाइट की। तो क्लियर है, कार्बन के क्या थे, 3 एलोट्रॉप्स हैं, क्रिस्टलाइन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन, और ये उनकी प्रॉपर्टीज है। तो मेरे ख्याल से एलोट्रॉपी और उनके एलोट्रॉप्स अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन उससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। Okay, students. So this is your first question. Which of the following is correct about the structure of diamond? कौन सा correct है about the structure of diamond? चलिए, कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। सही है क्या बेटा? कार्बन एटम्स में क्या होता है, हमेशा जो होल्डिंग होती है वो कैसी होती है, बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर पता है क्या बेटा? ये कार्बन एटम है, ये अदर 4 कार्बन एटम से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, अटैच्ड। तो ये तो सही है, बट फिर भी हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली थ्रू द स्ट्रक्चर। क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं? वैसे तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे कंबाइंड है, सारे पैक्ड है, ये तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो नहीं मूव करते। नेक्स्ट है, लेयर्स ऑफ एटम स्लाइड इजीली ओवर ईच अदर। क्या लेयर्स ऑफ एटम्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है क्या बेटा, बताओ? यस। नेक्स्ट, कार्बन एटम्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। अब ये बोल रहा है कि कार्बन जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट ये चीज तो बेटा क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये चीज भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, स्लाइड भी नहीं कर सकता, और ये भी गलत हो गई, मूव फ्रीली भी। सिर्फ करेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो करेक्ट ओनली वन स्टेटमेंट है, अदरवाइज फ्रीली भी मूव नहीं करेगा, स्लाइड भी नहीं करेगा, और गुड कंडक्टर भी नहीं है। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, हर कार्बन एटम क्या होता है, अदर 4 से पैक्ड है, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, substance X is a moderate conductor of electricity and has the structure given below. ये स्ट्रक्चर गिवन है और ये बोल रहा है ये मॉडरेट कंडक्टर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसने बोला है कौन सी स्टेटमेंट एक्स के बारे में करेक्ट है। एक्स आपको देख के ही पता चल गया, दिस इज डायमंड। किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट? ये डायमंड। बोल सकते हैं बच्चों? चलिए, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, यस और नो? सही है। एक बार सारे चेक करेंगे। इट इज अ जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी सही है। इट हैज सेम स्ट्रक्चर एज ग्रेफाइट, दिस वन इज रॉन्ग। एंड इट हैज सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो देख सकते हैं बेटा, तीनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला सही है, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। सेकंड भी सही है, इट इज अ जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और फोर्थ भी सही है, दैट इट हैज सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड। तो कौन से हैं? डी ऑप्शन, जिसमें ये तीनों ऑप्शंस प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन डी। यस और नो? बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप बेटा क्वेश्चन में आगे बढ़िए और एक एक करके आंसर्स फाइंड आउट करिए, तो आपके लिए जो आंसर्स फाइंड करना होगा वो काफी इजी हो जाएगा। सिमिलरली देखते ही पता चल रहा है डायमंड का स्ट्रक्चर है कोवेलेंट, तो होगा ही सही, क्योंकि कार्बन एटम से मिलकर बना है। जॉइंट भी है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर किसकी तरह है? डायमंड। और ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
किसी कुछ स्पेशल कंडीशंस में कंडक्ट कर लेते हैं, दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन मॉडरेट। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ये तो सही है बच्चों, डायमंड तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, स्मूथ भी है और स्लिपरी भी है। ये तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम लोग आए, वैसे भी अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपको ये भी आना चाहिए। देखो बेटा, अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो देखो ए ऑप्शन कट हो गया और डी ऑप्शन कट हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखो दोनों में 1-1 है और ये तो करेक्ट है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है ताकि आपका आंसर फाइंड आउट करना बेटा इजी हो जाए। चलिए अब ऑप्शन 2 ही बचे, चेक करते हैं। ओके, diamond is made up of billions of carbon atoms. Yes, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms in a tetrahedral manner to form a giant lattice. सही है। All carbon atoms are bonded by strong covalent bonds. ये तो बिल्कुल सही है। तो this statement is also correct. तो बेटा अगर ये भी करेक्ट है तो फिर अपन बोलते हैं कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। Let's check third. ग्रेफाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? ये तो इनकरेक्ट है ना बेटा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर। तो ये चीज क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो एक तो ऑप्शन हो गया 3। पर एक बार अपन फोर्थ भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेफाइट हैज अ जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। दिस इज करेक्ट। In each layer, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms to form hexagonal rings. तो बेटा ये चीज भी क्या हो गई, सही। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सिर्फ जो इनकरेक्ट है दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 3। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। अदरवाइज स्टूडेंट्स सारे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, करेक्ट है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों, आंसर करना है। आई होप अब 2 क्वेश्चंस करके आप लोग काफी क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस तरीके से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो? मजा आ रहा है? तो देखो बेटा चीज वही है, जो सब चीजें हमने पढ़ी है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बट ये वाले क्या है, कुछ लॉजिकल वे में। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इसने क्या बोला है, इन 1913 हेनरी मॉजले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। यस, याद है बेटा, हेनरी मॉजले ने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया था। उन्होंने बोला था एटॉमिक मास नहीं, हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज एटॉमिक नंबर। क्योंकि बेटा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद हो तो, उन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बीच में ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। तो इससे उन्हें पता चला कि हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज एटॉमिक नंबर। यस और नो? चलिए, अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड and atomic number was adopted on the basis of modern periodic table। और इसी के थ्रू हमने मेंडलीव जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया और फाइनली एटॉमिक नंबर को अपना क्राइटेरिया चूज किया। क्या था स्टूडेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, बता सकते हो? कितने बच्चों को याद है, जल्दी से बताओ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या बोला था मेंडलीव ने कि मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है प्रॉपर्टीज, बट बाद में उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडिफाई करके क्या कर दिया था, एटॉमिक नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, in periodic table the elements are arranged in increasing order of their atomic numbers। yes, जो modern periodic table है उसमें क्राइटेरिया क्या था, increasing order of atomic number। देखिए नेक्स्ट है, there are 18 vertical columns in the periodic table which constitute 18 groups। हमारे क्या थे,
18 वर्टिकल कॉलम्स, पता है ना स्टूडेंट्स, ऐसे 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको क्या बोला है, ग्रुप्स। और उन्होंने क्या बोला है, ग्रुप्स को नंबर दिया है 1 2 3 टू 18, यस और नो। और उन्होंने क्या बोला है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ा था ना बेटा, जो ग्रुप्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, दैट्स व्हाई उनका जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। पढ़ा है ये चीज। तो ग्रुप में हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यस और नो स्टूडेंट्स, क्लियर है। और उन्होंने क्या बोला था, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हमने क्या नाम दिया है, पीरियड्स। पढ़ा था स्टूडेंट्स, ऐसी 7 रोज हैं हमारी हॉरिजॉन्टल जिनको हमने क्या नाम दिया है, पीरियड्स। यस और नो, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला है स्टूडेंट्स, ग्रुप्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ये हमें पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करी गई है। क्लियर है, क्राइटेरिया सबको पता है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चंस पे आ जाएं क्या। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। According to modern periodic law, the properties of elements are periodic function of their। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, क्या एटॉमिक मासेस, नो। एटॉमिक वॉल्यूम्स, नो। यस, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पढ़ा है ना बेटा, क्या बोलता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट होंगी, तो वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर। क्योंकि बेटा क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ मॉडर्न बोला है, मेंडलीव बोलता तो इट इज एटॉमिक मास। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। All the elements in a period in the periodic table have the same। अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि जो एलिमेंट्स पीरियड में है उनका क्या है। बेटा एक अपन बहुत सिंपल सा पहले एक पीरियड की एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखिए मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दूं क्या, लिथियम क्या होता है, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये कौन से पीरियड एलिमेंट्स हैं बेटा, सेकंड पीरियड। अब इनके एटॉमिक नंबर पता है 3 4, ये है 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वो पूछ रहे हैं क्या इनके सबके एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं, गलत, सबके अलग है। क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चलो लिख के देख लेते हैं। इसका क्या होगा 2,1, इसका 2,2, इसका 2,3, इसका 2,4, बेटा देखते जाना, इसका 2,5, इसका 2,6, इसका 2,7 एंड इसका 2,8। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नहीं है। क्या एटॉमिक वेट सेम है, नहीं। लिथियम का कितना होता है 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 एंड नियॉन इज 20। तो सबके एटॉमिक मासेस भी अलग है। क्या सबकी वैलेंस शेल सेम है, यस। देखो बेटा सब में वैलेंस शेल, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यस। नंबर ऑफ शेल्स की बेटा अगर अपन बात करें तो पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स रहती है दैट रिमेन्स सेम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी पीरियड में आप मूव करेंगे तो शेल हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following combination of elements belong to the same group? ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बता दो। हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं ग्रुप्स, यस, वर्टिकल कॉलम्स। अब देखो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या ये सेम ग्रुप के हैं, यस। होता है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है या नहीं है। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, बता सकते हैं क्या।
कौन बताएगा मुझे? यस, 15th ग्रुप, ये तीनों एक ग्रुप के। चलिए और चेक कर लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्या ये बेटा सेम ग्रुप के हैं? नहीं, लिथियम तो इधर ही आ जाता है, फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम तो कहीं इधर, ये सेम ग्रुप के नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये भी सेम ग्रुप के नहीं है। और ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये भी सेम ग्रुप के नहीं है। ये दोनों सेम ग्रुप के हैं बट ये अलग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर स्टूडेंट्स आपको डाउट है तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए जैसे मैं आपको एक का करके बताती हूँ। सोडियम का क्या होता है? 281। मैग्नीशियम का है 282 और एल्यूमिनियम है 283। अब देखो बेटा, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है। क्या मुझे बताओ, क्या आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में सेम होते हैं या अलग? यस स्टूडेंट्स, ग्रुप में सेम होते हैं बट इन तीनों के अलग हैं। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ये तीनों एक ग्रुप को बिलोंग नहीं कर सकते। तो आप ऐसे, अगर आपको डाउट है, पीरियोडिक टेबल नहीं लाने, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The atoms of elements belonging to the same group of the periodic table have same number of। अब बोल रहा है अगर ग्रुप में अगर अपन टॉप टू बॉटम बेटा मूव कर रहे हैं तो क्या सेम रहेंगे? पता है क्या? क्या प्रोटॉन सेम रहते हैं? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर तो एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे? नहीं, प्रोटॉन सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं रहेंगे, न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं रहेंगे। सेम क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। पता है ना बच्चों, अगर ग्रुप में मूव करते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन, चलो इनका देख लें। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका बेटा क्या होगा? 2 1, इसका 2 8 1 और इसका हो जाएगा 2 8 8 1। अब देखो बेटा, तीनों के चारों के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, आउटरमोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। तो ग्रुप में हमेशा आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं स्टूडेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? आ रहा है मजा? देखो बेटा, पढ़ी भी सारी चीज है, बस उनको डिफरेंट फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चंस बेटा अपने। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं अब आपको क्लियर है या नहीं है। अभी आपको खुद से करना है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। हिंट मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में दे दिया है, अब आप खुद ट्राई करिए। चलिए बेटा पढ़ते हैं। Mendeleev arranged 63 elements known at that time in order of their ascending atomic masses and prepared a periodic table। अब क्या हुआ? मेंडलीव ने क्या किया? एलिमेंट्स अरेंज किए। और जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी बेटा, उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स। और उन्होंने किस बेसिस पे अरेंज किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किस बेसिस पे अरेंज किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? Mendeleev periodic table contains vertical columns known as groups। बेटा मेंडलीव की भी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें वर्टिकल कॉलम्स, जो इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स थे उनको बोला था ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उनको क्या बोला गया था? पीरियड्स। तो मेंडलीव ने भी वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला है और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स। मेंडलीव ने भी क्या बोला? जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उन सबको एक ही ग्रुप में प्लेस किया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर है उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग ग्रुप्स में प्लेस किया। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो? चलिए, द बेसिस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन इन हिज पीरियोडिक टेबल व्हिच स्टेट्स दैट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसमें उन्होंने क्या बोला है? जो एटॉमिक मास है इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक मास।
क्योंकि बेटा उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो उन्होंने बोला कि उनका जो मेजर क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास ही उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसका पीरियोडिक लॉ भी यही बोलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यही है बेटा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, भी यही बोलता है कि कोई भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मासेस का। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, यस। तो ये था बेटा ओवरऑल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेन इसमें जो चीज याद रखनी है कि जो क्लासिफिकेशन है एटॉमिक मास के बेसिस पे किया है, वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स बोला है, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला है, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है सेम ग्रुप में है। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी जब 63 एलिमेंट्स हमारे नोन थे। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए अब इस पैसेज से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर, which of the element found a place in the periodic table later। याद है क्या स्टूडेंट्स, मेंडलीव के अचीवमेंट्स, उन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करा था। याद है क्या बच्चों, मेंडलीव ने क्या किया था, फ्यूचर प्रिडिक्शन। उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं भी हुए थे ना उनके लिए भी कुछ गैप्स छोड़े थे, और बोल दिया था कि हाँ ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते हैं। और गैप्स तो छोड़े स्टूडेंट्स, बट एट द सेम टाइम उन्होंने उनकी नेमिंग भी की थी। याद है क्या, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, इस तरीके से उन्होंने उनकी नेमिंग भी की थी। एक का मतलब क्या होता था, सिमिलर, कि इन एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिस्कवर हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला जब उन्होंने गैप्स छोड़े तो कौन से एलिमेंट हैं जो बाद में डिस्कवर हुआ था। देखिए, क्या क्लोरीन था, नहीं। सिलिकॉन, नहीं। यस, जर्मेनियम, याद है क्या, यस स्टूडेंट्स, एक का सिलिकॉन बाद में क्या बन गया था, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी, उसको नाम दिया था एका सिलिकॉन, और वो बाद में डेवलप हुआ था और बना था जर्मेनियम। ऑक्सीजन भी नहीं। तो यस स्टूडेंट्स, मेंडलीव का एक बहुत बड़ा क्या था, अचीवमेंट था कि उन्होंने फ्यूचर, किसी और साइंटिस्ट ने ये नहीं किया। कौन कर सकता है बताओ, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर ली कि भाई हाँ फ्यूचर में हो सकता है कि ये एलिमेंट डिस्कवर हुए, और एट द सेम टाइम सही भी करा कि बाद में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए। क्लियर है स्टूडेंट? तो वो कौन सा एलिमेंट था, जर्मेनियम। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव वर सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ which element to be discovered later। एका एल्यूमिनियम, बेटा जो एका एल्यूमिनियम था वो किसकी तरह सिमिलर था, जल्दी से बताओ मुझे, किसकी तरह। अगर बेटा हम लोग सोचे, देखो स्कैंडियम बहुत सिंपल है। आप देखिए, अगर हम लोग बात करें, आपको प्रॉपर्टीज देखनी है तो उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज देख लो, क्योंकि अगर ग्रुप में सेम है तो अगर अपन देखें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। याद है क्या स्टूडेंट्स? तो यस, एल्यूमिनियम उन्होंने नाम दिया था गैलियम को। गैलियम उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था और उन्होंने उसको नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम, और वो बाद में डिस्कवर हुआ था और उसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर थी स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम से। तो कौन सा था, स्कैंडियम नहीं था स्टूडेंट्स, गैलियम था। जर्मेनियम भी नहीं था, एल्यूमिनियम भी नहीं था। जर्मेनियम की तो किसकी तरह सिमिलर थी, एका सिलिकॉन। क्लियर है क्या? तो बेटा एका एल्यूमिनियम प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने, और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बाद में सिमिलर निकली थी, किसके थ्रू, गैलियम के थ्रू। क्लियर है क्या स्टूडेंट? और अगर आपको कभी याद ना हो तो सिंपली अभी वाली पीरियोडिक टेबल आपको याद है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना,
देख लीजिए कि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में कहाँ आ रहा है। अगर वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का एलिमेंट है तो बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बच्चों, सिमिलर रहेंगी, तो अपन उससे बोल सकते हैं। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स, यस और नो, जल्दी से बता दो मुझे, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो एक का एल्यूमिनियम बाद में क्या बन गया था, गैलियम। और स्टूडेंट्स आपको पता है एक का मीन्स क्या होता है, एक का मीन्स होता है सिमिलर। तो उसका कहना था कि ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज किससे सिमिलर होगी, एल्यूमिनियम, और उसी के ग्रुप में है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which of the following statement is not correct about Mendeleev? बेटा ये प्लीज नॉट करेक्ट पूछा है, ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी, देखा और बोल देते हैं ओके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नहीं, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। चलिए एक एक ऑप्शन अपन लाइन वाइज स्टडी करते हैं। In Mendeleev periodic table, some places were left vacant for the new elements which were not discovered at that time. ये तो सही है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह छोड़ दी गई थी जो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये करेक्ट है। ग्रुप 8 like groups 1 to 7 have been divided into two groups like A and B. ये भी सही है बेटा। हमने देखा था मेंडलीव ने क्या किया था, उसके टोटल कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स, और फर्स्ट टू 7 ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया था, हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, A and B. So this is correct. The group of element in the periodic table represents its valency. अब वो बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप में वो उसकी वैलेंसी भी रिप्रेजेंट करते हैं। यस, अगर ग्रुप 1 के हैं तो 1 वैलेंसी होती है, 2 के हैं तो 2, ये भी सही है। थर्ड है लिथियम एंड कार्बन बिलोंग टू सेम पीरियड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या ये चीज सही है क्या बेटा, लिथियम और कार्बन क्या सेम पीरियड में बिलोंग करते थे, यस और नो? यस, नहीं, अगर हम लोग बात करें तो लिथियम और कार्बन सेम पीरियड में बिलोंग नहीं करते थे, सो दिस इज नॉट करेक्ट। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सम प्लेसेस वर लेफ्ट वेकेंट विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, ये तो बेटा बिल्कुल सही है। ग्रुप 8 like groups 1 to 7 has been divided, ये भी सही है। ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंटेड वैलेंसी, ये भी सही है, बट लिथियम और कार्बन सेम पीरियड को बिलोंग नहीं करते थे, तो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। यस और नो स्टूडेंट्स? यस, बट बेटा अगर हम लोग इसकी बात करें तो लिथियम और कार्बन तो सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, बट अगर अपन लोग बात करें उसकी, ओके, तो ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट इट्स वैलेंसी, ये बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, बट अगर अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये चीज गलत थी। बट लिथियम और कार्बन तो क्या है, सेम पीरियड के, पता है ना कौन से पीरियड के हैं बेटा, यस और नो बताएंगे कौन से पीरियड के हैं बेटा ये चीज, ये हमारी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स, यस और नो? चलिए तो ये था हमारा ओके। चलिए स्टूडेंट्स, तो दिस इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी अगर हम लोग मेंडलीव की बात करें तो वो सही है, क्योंकि लिथियम और कार्बन दोनों क्या है, सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बेटा हमारा इसके साथ टॉपिक कंप्लीट होता है, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आपको ज्वाइन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ बार कोड दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली स्कैन करके गूगल लेंस से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, ताकि बेटा आपके पास सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस आते रहे। हमारे स्टूडेंट्स टाइमली पुलर्स होते रहते हैं, वो आप जरूर वॉच करें।
वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, प्लेलिस्ट है, उनको लाइक करें, देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस में मजा आया होगा करने में। आई होप कि इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून स्टूडेंट्स।